बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल 24 से रेलिवेंट कोई इश्यूज वगैरह हैं तो उसको इस एग्जाम्पल को हम लोग एज सच कंप्लीट सॉल्व नहीं करने जा रहे। वैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें रिक्वायरमेंट्स के अंदर प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द MSc फॉर द ईयर एंड 30 जून 2015। अब देखिए रिक्वायरमेंट पढ़ के यही पता चल जाता है कि भाई मैंने अब बैलेंस शीट के बारे में नहीं सोचना, मेरा सारा फोकस चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इस किस्म का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स तक का ओके। साथ में अगर फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए क्या देता है तो ये 17-18 मार्क्स 20 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आ सकता है, वरना 17-18 मार्क्स तक रहता है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या चीज क्या इंफॉर्मेशन दी मैंने हमें ना, उसने कैश बुक बनाकर दे दी, उसमें ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फी, कंपटीशन रिसीव्ड, एंट्रेंस फी, इक्विपमेंट सोल्ड। अब ये इक्विपमेंट सोल्ड है तो मतलब ये उसकी सेल प्रोसीड्स हैं हमारे पास। साथ में कहता है ट्रांसफर टू मैचेस, कंपटीशन प्राइसेस, कोचिंग फी, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स पवेलियन। नेक्स्ट देखें, ये क्लोजिंग हमारे पास ओवरड्राफ्ट में चला गया। Following information is available regarding the position at the beginning and end of the accounts: subscription in advance, subscription in arrears and coaching fee outstanding। इसके बारे में आपको बता दिया गया। फिर कहते हैं of the subscription outstanding at the beginning of the year only half were eventually received, बाकी हाफ के बारे में कोई बात नहीं की गई। नेक्स्ट, the equipment sold during the year had a net book value of rupees 1200, मतलब 200 का लॉस आ गया है। 1200 का इक्विपमेंट, लेकिन हमने सेल किया 1000 रुपीज में, 200 रुपीज का लॉस है इसके ऊपर। एट 1 जुलाई 2014, अच्छा ये 1 जुलाई 2014 को equipment is to be depreciated 20% per annum straight line, life membership fee are recognized over 10 years, entrance fee are to be recognized in the current year। देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप लोग आए, आपको पता चला एक तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमारे पास थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं, साथ में इक्विपमेंट से रेलिवेंट हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई, एंड कोचिंग फी के बारे में बताया गया कि सारी की लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में बताया गया कि आपने सारी की सारी अभी इनकम नहीं बनानी, इसको 10 इयर्स तक लेके जाना है हम लोगों ने, और जो एंट्रेंस फी है वो सारी की सारी जाके रिकॉर्ड कर देना। यहां से पता चला कि भाई हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एंड कोचिंग फी से रेलिवेंट मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को बड़ी सिंपल वे में इसको जाके सॉल्व किया जा सकता था। अब हम लोग ने जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देना है। इनकम में सबसे पहले आ रही है सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। ये देखें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 18,000 वो कहां पे जाएगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, यहां पर ये कैश। अब जब यहां पर पहुंचे ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1 जुलाई 2018 एंड इन एरियर, तो जो एडवांस है वो मेरी लायबिलिटी है। 1100 एंड 200 मेरे पास लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर आ जाएगा, एंड 200 ओपनिंग बैलेंसेस। और फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या आएंगे 30 जून को 900 एंड 300 इन एडवांस 900 लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग डेबिट साइड पर। यहां पर ये मेरे पास कितनी अमाउंट आ जानी है 300। अच्छा, अब यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहां पर पहुंचे, कहते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर आप लोग देखें आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी, जो एरियर्स में होती है ना इसको आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो ये कितनी है मेरे पास, और आपसे कहा गया कि भाई इसका हाफ आपको रिसीव हुआ है, राइट बेटा। अब यहां पर बाकी उसने वैसे बातें बताई नहीं,
तो ये बात ना बताता तो अकाउंट हमारे बिल्कुल सही थे। इट मीन्स दैट अगर हाफ रिसीव हुआ है तो वो आपसे ये कह रहा है कि भाई हाफ हमें रिसीव नहीं होना। जो हाफ रिसीव हो चुका है वो आपके कैश का पार्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव का पार्ट है, और जो हाफ रिसीव नहीं हुआ वो आपने कहां लेके चले जाना है, बैड डेट। यहां से वो अदरवाइज अगर उसने बैड डेट नॉन रिकॉर्ड करवाने होते, आपको लगता है कि वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता, उसे ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हमारे क्लोजिंग का पार्ट बन जाते हैं वो। अब यहाँ पर आप इसको एज इट इज आके रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 184। अच्छा अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं ना, ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दूंगा और ये अपने एक्सपेंस के तौर पे जाके रिकॉर्ड कर देंगे 18400 एंड एक्सपेंसेस में बैड डेट्स आके। तो वो एक लाइन बताने का मकसद यही था कि ओपनिंग का हाफ रिसीव कर चुके हो, बाकी को बैड डेट कर दो कि आपको नहीं मिलने वाली वो अमाउंट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा उसके अलावा अगर आप लोग देखें भाई, लाइफ मेंबरशिप फी, उसने इसके बारे में आपको बात की 10 ईयर्स, तो मैं इससे रेलिवेंट कितनी इनकम बनाऊंगा, 300, तो 300 इनकम बन जाएगी, तो रिमेनिंग 2700 ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, तो वो तो मैं बना ही नहीं रहा। इन केस बनाना होता तो मैं डेफर्ड लायबिलिटीज में डेफर्ड मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी में मैं 2700 ना लिखता, मैं 300 लिखता अपनी करंट लायबिलिटीज के पोर्शन में और 2400 लिखता नॉन करंट लायबिलिटीज के पोर्शन में। ऑलराइट, तो अभी के लिए मेरे पास कितनी अमाउंट आ जानी है, 300। फिर हमें बताया गया, ये देखें अब 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। कंपटीशन रिसिप्ट कोई बात नहीं की गई, जाके रिकॉर्ड कर दो। एंट्रेंस फी उसने कहा था सारी की सारी करंट ईयर से है, जाके सारी रिकॉर्ड कर दो। इक्विपमेंट सोल्ड, इसके लिए हम इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, मुझे वैसे इक्विपमेंट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो बना नहीं रहा ना, तो ये बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें इक्विपमेंट सोल्ड 1000 का, तो यहाँ से पता चला था कि उसकी अपनी वैल्यू कितनी थी, 1200। इट मींस दैट हम लोगों ने 200 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया। अब ये देखो ये चीजें हम लोगों ने वैसे रिकॉर्ड कर दी, ये 200 का हम लोगों ने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। ये बात क्लियर। फिर क्या बात की गई यहाँ पर, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट। भाई इसका मतलब अब उसने अगर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग इक्विपमेंट से रेलेवेंट नहीं बताए हुए, इसका मतलब ये है कि भाई जो मेरे पास पहले था ना इक्विपमेंट एक ही था, वो मैंने सेल कर दिया, अब मेरे पास कोई और नहीं है, उसकी जगह पर अब मैंने न्यू इक्विपमेंट परचेज कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ ये एक ही इक्विपमेंट है जो 4000 का लिया है, तो डेप्रिशिएट भी इसी ने होना है एट अ रेट ऑफ, तो 4000 का 20% है, 800 जाकर मैं डेप्रिशिएट कर दूंगा, राइट। उसके अलावा अगर आप लोग देखें कोचिंग फी आउटस्टैंडिंग, अब यहां पर गए पेमेंट साइड पर, ये चीजें रिसीप्ट साइड सारी कंप्लीट, ये एज इट इज लिखो, कंपटीशन प्राइस इज एज इट इज। कोचिंग फी के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ जानी है। ये देखें कोचिंग फी, ओपनिंग बैलेंस कोचिंग फी आउटस्टैंडिंग 150, तो मेरी लायबिलिटी, ये 450 मेरी लायबिलिटी, मैंने पे कितना कर दिया कोचिंग फी के लिए, कहां पर है 2100, ये मैंने पे कर दिया, तो मेरे एक्सपेंसेस का पार्ट कितना बन जाएगा 2400, तो मैं जाके 2400 कोचिंग फी एक्सपेंसेस के तौर पे लिखूंगा। ये आ गई हमारे पास, ये ट्रांसपोर्टेशन टू मैचेस एंड कंपटीशन प्राइसेस वगैरह एंड रिपेयर्स इक्विपमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये कोचिंग फी हो गई 800, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स पवेलियन, ये एक्सपेंस बैलेंस शीट का आइटम, ओके, इसीलिए एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा सरप्लस फंड।
ऑल राइट, आई होप एग्जाम्पल 24 समझ आ चुकी है आप लोगों को, जो इश्यूज से रिजॉल्व हो गए। एग्जाम्पल 25 में कोई इश्यूज जी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट एग्जाम्पल 25 का, और किसी का कोई इशू? अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेते हैं एग्जाम्पल 25 में से। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसने आपसे कहा था प्रिपेयर रिवाइज्ड एंड करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिवाइज्ड and corrected statement of income and expenditure for the year ended 30th April 2015. Prepare statement of financial position at 30th April 2015. अब हालांकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बना के दिया हुआ है और 30th अप्रैल 2015 का ही बना के दिया हुआ है, तो मतलब इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए। अब वो इसलिए उसने कहा कि रिवाइज्ड मतलब न्यू बनाओ और उसको करेक्ट करके हमें बना कर दो और उसके मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना कर दें हमें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। आपने ऐसी बातें अपने माइंड में रखनी है कि इस किस्म के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। The LH Sports Club was established on 1st May 2014. अच्छा 1st May 2014, 30th April 2015, तो मतलब अभी से फर्स्ट ईयर हुआ है, तो किसी किस्म के कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं। ओके, स्टार्ट ही 1st मई से हुआ और एंड हो रहा है 30th अप्रैल 2014-15 पे, तो इसका मतलब अब इसका पहला साल है, फर्स्ट ईयर, तो ओपनिंग बैलेंसेस किसी किस्म के कोई नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं हैविंग परचेज प्रेमिसेस ऑफ रुपीज 80,000, तो प्रीमिसेस का बैलेंस 80,000 एंड फर्नीचर टू अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर। तो बेटा आपके ये नॉन करंट एसेट्स आ गए हैं लेकिन एक कंट्रीब्यूशन भी तो इन्वॉल्व हो गई है ना, तो 80 + 18 = 98 की कंट्रीब्यूशन भी आई है आपके पास। क्लियर? अच्छा फिर देखें, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर, क्लब सेक्रेटरी हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। कहती है ज्वाइनिंग फी 89 मेंबर्स हैं, 200 रुपीज ईच के हिसाब से उसने इनकम बना दिया 17,800। एनुअल सब्सक्रिप्शन 12,000। अब ये इनकम अकाउंट है तो मतलब ये वो अमाउंट नहीं है जो उसने सिर्फ रिसीव की है, ये उसने टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन बताई। कैफे प्रॉफिट्स आया यहाँ पर, फंड रेजिंग इवेंट्स कंडक्टेड बाय थर्ड पार्टी, इक्विपमेंट हायर रिसीट्स ये आ गई हमारे पास। एक्सपेंडिचर्स में प्रीमिसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस एंड सरप्लस फॉर द ईयर उसने आपको बता दिया 23655। Statement of income and expenditure has been prepared after taking into account the following items at 30th April 2015. अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये चीजें शामिल हैं। कैफे की इन्वेंट्री 1400 उसने ली, पेबल्स फॉर कैफे सप्लाईज 1320 के एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रीपेड 2280 के। आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, बैलेंस शीट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारे के सारे कैफे इन्वेंट्रीज ये करंट एसेट्स में, पेबल्स फॉर कैफे सप्लाईज करंट लायबिलिटीज में एंड इंश्योरेंस प्रीपेड करंट एसेट का पार्ट बन जाएंगे। कहते हैं हैव बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब अगर ये ना एडजस्ट किए जाते तो हमें एडजस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन अब ऑलरेडी एडजस्ट हो जाए, मतलब ये कोई एरर नहीं है अभी तक के लिए। फिर कहते हैं द फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अब हमें ये देखने पड़ेंगे क्या। इक्विपमेंट कॉस्ट फिगर इंक्लूड 4,000 फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ये कहता है कि ये जो इक्विपमेंट की वैल्यू आपको बताई गई है ना रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसमें जो 4,000 है ना वो परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, तो आपने यहां से 4,000 माइनस कर देना है और ये 4,000 इक्विपमेंट को चार्ज कर देना है। ये बात क्लियर? फिर देखें, depreciation is to be provided as follows at 2% on premises, 10% on furniture and 20% on
तो भाई ये 4000 जो आपने माइनस किया है ये आपके इक्विपमेंट का पार्ट बन गया है। इस इक्विपमेंट के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो इस 4000 का 20% 800, तो वो 800 इसमें ऐड कर लेना, इसका डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सपेंस, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन कहीं और नहीं लिखी ना, तो यहां पर इसको शामिल करते हैं ना। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ गए, कहते हैं ज्वाइनिंग फी आर टू बी स्प्रेड ओवर 5 ईयर। तो आपने इसको यहां से उठाना है टोटल को, इसको डिवाइडेड बाय 5 करना है, जो आपके पास अमाउंट आए वो आपने यहां पे लिखनी है। रिमेनिंग अमाउंट जितनी यहां पे लिखी है वही करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी, और रिमेनिंग अमाउंट डेफर कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? फिर कहते हैं द एनुअल सब्सक्रिप्शन फी फिगर इंक्लूड्स ₹960 पेड इन एडवांस बाय द मेंबर्स। अब अगर 960, तो यहां से बेटा 960 माइनस कर दो, क्योंकि इसका इस साल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये 960 आपकी लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा। राइट? नेक्स्ट देखें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड एंड एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड अमाउंट ₹300। अब यहां पर देखें, उसने कहा था ये वाले पॉइंट्स मैंने अकाउंट फॉर नहीं किए, तो भाई 300 इसका पार्ट बनना चाहिए, तो इसमें 300 ऐड कर दो, क्योंकि ये अभी तक हमने रिसीव नहीं की, तो ये 300 आपका करंट एसेट बन जाएगा। राइट? नेक्स्ट, द बैंक बैलेंस 30th April 2015 वाज 21295। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे इस क्वेश्चन में। आज सच अब कोई इशू नहीं रह गया। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 में अगर देखें, determine the amount of loss incurred by the club due to fraud committed by the previous accountant। फ्रॉड प्रीवियस अकाउंटेंट ने किया, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कितने का फ्रॉड किया। वो तो हमें नहीं बता के जाएगा कि भाई मैंने कितने का फ्रॉड किया है, अब हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 December 2016 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2016। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? The accountant of LC was terminated on account of charge of fraud on 31 December 2016, and Mr. Imad has been appointed in this place. Imad was gathered the following information in respect of the year 31 December 2016. The club has, बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको बड़ी तसल्ली से पढ़ा करो। आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब आप उसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट से पढ़ के एंड तक जाते हो। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होता है, सिर्फ उसको ना पेपर पर लिखने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपका माइंड उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर चुका होता है। अब देखिए यहाँ पे, क्लब हैज 3300 मेंबर्स एंड द मेंबरशिप फी इज रुपीज just 10,000 rupees per annum. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he became a member. The fee received in each quarter was as follows. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट बहुत कमाल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखें, क्वार्टरली बेसिस पर हम लोग करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर देखें कौन से टाइम के लिए होता है, जनवरी, फेब, मार्च। ऑलराइट, अब वो क्या कहता है कि भाई इसकी स्टेटमेंट फिर से देखो, कहते हैं फी पेबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच ही बिकेम अ मेंबर। भाई अगर मैं 1 जनवरी को मेंबर बना तो भी 1 जनवरी को ही मेरी फी ड्यू हो जाती है। अगर मैं जनवरी के किसी मंथ डेट पे बना, मैं फेब की किसी डेट को मेंबर बना, या मैं अप्रैल की मार्च की किसी डेट को मेंबर बना, मेरी जो मेंबरशिप फी है ड्यू हो रही है जिस
क्वार्टर में मैं मेंबर बनता हूं उसके फर्स्ट डे ड्यू हो जाती है अमाउंट। ऑलराइट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मार्च में क्लब को ज्वाइन किया तो मैं मार्च को फी पे करूंगा, नहीं, उनकी पॉलिसी है फर्स्ट जनवरी। क्लियर? जिस क्वार्टर में हम मेंबर बनते हैं उस क्वार्टर की फर्स्ट डेट को मेंबरशिप फी ड्यू हो जाती है। मतलब मुझ पे लायबिलिटी, मेंबर्स पे लायबिलिटी आ जाती है कि वो मेंबरशिप फी पे करें, और क्लब का एसिड बन जाता है कि भाई आपने हमें मेंबरशिप फी देनी है। अब जिन्होंने ज्वाइन किया था अप्रैल, मई और जून, वो 1 अप्रैल को पे करेंगे। जिन्होंने ज्वाइन किया जुलाई, अगस्त और सितंबर में, वो 1 जुलाई को पे करेंगे। और जिन्होंने ज्वाइन किया अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में, वो पे करेंगे 1। ऑलराइट, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो गई है ये बात? अच्छा, हमारा अकाउंटिंग 31 दिसंबर है ना, बिल्कुल सही कहा है हमने, ऐसा ही होना है। अच्छा, अब कहते हैं ये वो अमाउंट है जो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग रिसीव कर चुके हैं। हर क्वार्टर में हमने ये अमाउंट रिसीव की है। कहते लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम, अब इस साल 10,000 है, पहले 9,000 थी। देखो कहते हैं पर एनम, हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द, अच्छा यहाँ पर भी ट्विस्ट आ सकता था, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स को वो चेंज कर देता, अभी तो उसने सिर्फ फी को चेंज किया है। अब नेक्स्ट देखें, कहता है समरी ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर द ईयर इज शोन बिलो। कहते हैं हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस था, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अच्छा ये बैंक अकाउंट है हमारे पास, कैश बुक नहीं है, तो आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी। तो आपके पास कैश है तो आप इधर डिपॉजिट करवा रही हैं, दोस्तों सिर्फ आपको बैंक के बारे में बताया है, तो आपको कैश अकाउंट वर्किंग में बनाना पड़ेगा। और एम्बेजलमेंट, फ्रॉड का पता कैश अकाउंट से चलना है, या उसके पास कैश आया था और वो कैश लेके भाग गए हैं। ऑलराइट, ये देखें, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मेंबरशिप फी रिसीव डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, तो मतलब कुछ ना कुछ कैश में भी आई है। राइट, देखें, इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, यूटिलिटीज, फ्री होल्ड लैंड परचेज, कैश विड्रॉल्स, पेमेंट्स टू creditors, repairs and maintenance, exercise equipments, balance as at 31st December is this. बैंक अकाउंट पता चल गया हमें। नेक्स्ट कहता है अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश वर एज फॉलोज। अब यहां से पता चल गया यार कैश अकाउंट है तो वहां से पे कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर तो कैश अकाउंट नहीं है, तो मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये वो अमाउंट्स हैं जो मैंने पेटी कैश से पे की हैं। क्लब हैज टक शॉप which earns profit margin 20% of sales। क्या मतलब है कि 100 रुपए की कोई चीज उन्होंने सेल किया है, ये मार्जिन है, मार्कअप नहीं है। 100 रुपए की कोई चीज उन्होंने सेल किया है ना, वो बेसिकली 80 रुपए की थी, तो कॉस्ट बैलेंसिंग वैल्यू पे जाती है। सेल्स को 100% कंसीडर करो और कॉस्ट बैलेंसिंग वैल्यू पर लेकर जाओ। मार्कअप में कॉस्ट को 100% कंसीडर किया जाता है और सेल्स बैलेंसिंग वैल्यू पर जाती है, जबकि मार्जिन में सेल्स को 100 कंसीडर करो और कॉस्ट बैलेंसिंग वैल्यू पर लेकर जाओ। अब क्या मतलब 20% ऑफ सेल्स, के सेल्स को 100 किया, उसका 20% प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट कितनी थी 80। ऑलराइट, फिर कहता है ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश, तो ये सारा बैलेंस भी वहीं पे मौजूद है कैश के, पेटी कैश के अंदर। During the year, stock costing ₹500 was destroyed by fire. Next, again, the opening WDV of fixed asset was ₹28 million. Exercise equipment was purchased on 1st October. Fixed assets having opening WDV of 800,000 were disposed of on 31st March 2016. Fixed assets were depreciated at a rate of 20% under the reducing balance method.
The opening and closing balances of cash in hand were rupees and 25,000। अब देखें कैश के ओपनिंग क्लोजिंग का पता चल गया, वो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो सारे का सारा फ्रॉड के तौर पे चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, following balances have been extracted through a scrutiny of the available records, creditors, prepaid rent, stock, तक शॉप हमारे पास मौजूद है, ओपनिंग एंड क्लोज। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। भाई फर्स्ट पॉइंट है कि भाई आपने अमाउंट को डिटरमिन करना है ऑफ लॉस। कहां से पता चलेगी? कैश से। उसके अलावा कैश के अकाउंट से, तो कैश का अकाउंट उसे बना के दे देना, उसकी जो बैलेंसिंग वैल्यू आए, फिर आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है, द अमाउंट ऑफ दिस और वगैरह वगैरह लिख देना। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है और साथ में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर देनी है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको क्या लगता है मुझे इसका सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करना चाहिए? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से मुझे जाके स्टार्ट करना चाहिए? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आप ये समझते हैं कि इसको मैं इजीली हैंडल कर दूंगा? मतलब ये क्वेश्चन है मैंने आप लोगों से पूछना है। आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट पूरे क्वेश्चन में ऐसा है जिसको मैं इजीली हैंडल कर पाऊंगा? क्या सब्सक्रिप्शन कर सकते हो? टाइम दे दो फिर उसे। ओके, मुझे ये नहीं पता चल सकता कि सब्सक्रिप्शन इन अकाउंट मेरे पास कितनी जाएगी, भाई उसको टाइम दे दो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहली चीज है कि भाई मैं जाके ना अपने पास कैश अकाउंट तो बनाऊं। कैश अकाउंट, यहां से पता चला है कि यार कैश का ओपनिंग क्लोजिंग मुझे गिवन है। ये देखिए ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग, मैं अमाउंट से ₹1000 ले लूं। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 300, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये पता चल गया कि यार ये 25 बैलेंस शीट में भी जाके लिख लूं अपना करंट एसेट, यहां से ये वाली अमाउंट जाकर बैलेंस शीट में लिख लूं अपना करंट एसेट। कैश 25,000, बैंक 5894,000। इन दो चीजों का पता चल गया। भाई ये तो फौरन जाके लिख लेना, मार्क्स लेने हैं वहां पे बैठे हुए। ये ना हो कि खुद को इतना कोई कंफ्यूज कर लो कि आपको ये ना पता चले कि मेन पेज पे क्या जाए। तो मेन पेज को सबसे पहले फिल करो यार, मार्क्स वहां से मिलने हैं तुम लोगों को। तो इजी मार्क्स सबसे पहले गेन कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो, यहां तक आप लोग पहुंच गए। फिर यहां से मुझे पता चला कि यार ये चीजें मैं तो लिख सकता हूं। क्या? क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, प्रीपेड रेंट, करंट एसेट्स, स्टॉक, ट्रक शॉप, ये भी करंट एसेट्स। तो ये दो करंट एसेट्स चले जाएंगे और एक करंट लायबिलिटीज के तौर पे चला जाएगा। तो यहां देखें ये आ गए स्टॉक, रेंट और करंट लायबिलिटीज के अंदर ये क्रेडिटर्स। तो इशू देखें कितनी अमाउंट से लिख लिया आपने? 5 अमाउंट से लिख ली। आधा आधा नंबर भी हो तो 2.5 नंबर बन गए तुम लोगों के। नेक्स्ट देखो जी, सैलरी अंडर एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट बना रहा था, पता चला कि ये दोनों ही मैंने कहां से पे किए? कैश से पे किए। तो सैलरीज कैश में से जाके पे करो, अंडर एक्सपेंसेस पे करो 2300 640, 2300 640 ये सैलरीज और ये सैलरी एक्सपेंसेस। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, क्या इससे रेलिवेंट कोई और इंफॉर्मेशन है? सैलरीज और सैलरी एक्सपेंसेस से रेलिवेंट कोई पेबल्स वगैरह कुछ ऐसा? अच्छा, क्या बैंक में सैलरीज और सैलरी एक्सपेंसेस हैं? नहीं।
तो ऐसा नहीं लगता यार मेरे एक्सपेंसेस हैं दोनों, तो जाओ आपने एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड करो इनको। ये देखो सैलरीज, सैलरी एक्सपेंसेस, क्लियर। पार्ट ए भी हो रहा है, पार्ट बी भी साथ साथ हो रहा है, पार्ट सी की तरफ भी जा रहा है। फिर इससे रेलेवेंट और इंफॉर्मेशन देखो, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अभी नहीं बना रहा क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है, ऐसे ही है ना। अब लेकिन इतना तो पता है ना कि मैंने अमाउंट कितनी रिसीव की है, तो इस सबको जरा ऐड करो कि मैंने टोटल अमाउंट रिसीव कितनी की है। बाकी चीजों से अभी मुझे कोई गर्ज नहीं है जी। 33,000, उसमें से मैंने बैंक में कितनी अमाउंट रिसीव की है, तो मैंने बाकी अमाउंट कहाँ रिसीव की होगी, तो बताओ कितनी। 13,200 सब्सक्रिप्शन। क्या ख्याल है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा फिर देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट को अभी के लिए मैंने स्किप किया हुआ है। मैं बैंक अकाउंट के पास आया, ओपनिंग क्लोजिंग ये रहने दें, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यार क्या जर्नल एंट्री होती है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो करो ना यार इसको क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 37,848 पॉइंट, ये लो ये पॉइंट अकाउंट फॉर हो गया। अच्छा विड्रॉ रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर, ये पैड डेट से रेलिवेंट है, तो ऐसा नहीं है मेरी इनकम है, इनकम या रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। भाई अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है तो रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, लेकिन यहां पर तो मैं इसको अपनी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा ना। 1860 बैड डेट रिकवर्ड, तो वहां पर जाके इसको रिकॉर्ड किया जा सकता था 1860। इन्होंने क्या किया है, 1860 ये देखो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। अब यहां से ये भी पता चल गया कि भाई मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली, अब मुझे मजीद देखने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यार क्यों ना मैं जरा फिक्स एसेट का अकाउंट भी बनाता रहूं, IS 16 इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं इसको इजीली हैंडल कर सकता हूं, ऐसा है ना। अच्छा ये देखें, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, कोई बात नहीं, काफी अर्सा पहले से स्टार्ट है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट 750 का, ये तो अमाउंट मैंने रिसीव की है ना, ये मेरी सेल प्रोसीड्स हैं, इससे रेलिवेंट ये देखें, यहां पर आया मैंने फिक्स एसेट का एक अकाउंट बनाया। अच्छा यहाँ कहते हैं ओपनिंग WDV ऑफ फिक्स एसेट वाज 28,000 ब्रॉट डाउन। अच्छा फिर एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे ही है ना, कितने का कहां से पता चलेगा, ये देखो ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट। अच्छा ये देखो कि क्या तमाम फिक्स एसेट को इकट्ठे ही डेप्रिशिएट कर रहा है ना, अलग अलग तो नहीं कर रहा ना, तो एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है इसका। और ये WDV के ऊपर अकाउंट बना रहा हूं तो डेप्रिसिएशन BC को चार्ज कर लूंगा। यहां से पता चला 7350 परचेज बैंक अकाउंट। बस अब ये याद रखना है कि ये परचेज कब हुआ, क्या मैंने डेप्रिशिएट इसको 1 अक्टूबर से करना है, क्लियर है ये बात। नहीं कहते हैं फिक्स एसेट हैविंग ओपनिंग WDV ऑफ 800,000, ओपनिंग WDV ऑफ 800,000 वर डिस्पोज्ड ऑन, भाई मैं इधर 800 नहीं लिखने वाला डिस्पोजल में, क्यों, 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी है, क्लियर। तो मैं डिस्पोजल लिखूंगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि मैं इसको यार कैलकुलेट कर सकता हूं एटलीस्ट के 800 मल्टीप्लाइड बाय 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्योंकि वैसे WDV की मंथली स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते थे हम लोग। अच्छा एंड मल्टीप्लाइड बाय 3
तो इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? 40। तो डिस्पोजल के टाइम पर इसकी WDV कितनी है? तो भाई यहाँ पे 760 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। अच्छा, यहां से एक और बात समझ आ गई कि भाई 760 का एक एसिड, 760 का मेरी बुक्स में मैंने उसको डिस्पोज किया तो 10 का लॉस हो गया। एक्सपेंसेस में जाके सबसे पहले ये लिख दो, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसिड कितने का? राइट, 10,000। 760 का एसिड था, 750 में सेल कर दिया तो 10,000 का लॉस हो गया। क्लियर? अच्छा, फिर देखें, फिक्स्ड एसिड्स आर डेप्रिशिएटेड दिस अमाउंट रिड्यूसिंग। क्या इस पॉइंट के अलावा फिक्स्ड एसिड से रेलेवेंट कोई और पॉइंट है? अच्छा, अब ये देखो, यहां से इंश्योरेंस, रेंट, फ्री होल्ड लैंड परचेज, ये 17,000 की आ गई। कैश विड्रॉज, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, रिपेयर्स एंड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट। बेटा लैंड को अब जाकर हम लोग रिकॉर्ड जरूर कर लेंगे अपने फिक्स एसेट्स में, लेकिन इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। ओके ओके, तो इसको ना बिल्कुल अलग से रख लेना है। अब हम लोग चले इनकी डेप्रिसिएशन की तरफ। तो ये बहुत सिंपल सा था, 28,000 लेस opening WDV of disposal multiplied by 20% is equal to G 5,5 फिर इस डिस्पोजल के ऊपर डेप्रिसिएशन जो ऊपर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, फिर आ जाएगी एडिशन 7,3 मल्टीप्लाइड बाय 20% एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। क्या अमाउंट आएगी? 367.5। टोटल अमाउंट देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 ये 5847.5 इधर डेप्रिसिएशन, और ये आपके एक्सपेंसेस का पार्ट भी बन जाना है 5847.5, ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर? और उसके बाद देखें बैलेंस कैरी डाउन आपके पास कितना आ रहा है जी? 4,5 हाँ जी। अब ये अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है? अब ये वो एसिड्स हैं अदर देन लैंड, हमारे पास ये एसिड। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, आप उसे फिक्स एसिड्स है उसके लिए ये रेफरेंस है, चाहो तो लैंड वहां पर अलग से मेंशन कर दो या इसमें प्लस कर दो। अब आके लैंड कितनी? 17,000। तो अब अगर टोटल फिक्स एसिड लिखने हैं तो ये बैलेंस कैरी डाउन प्लस 17,000। ओके, क्या अमाउंट बन जानी है आपके पास? कहां जाएंगे? 45742.5। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट चले हम लोग। ऐसा नहीं है जैसे यार फिक्स एसिड के पॉइंट को भी हम लोगों ने अच्छे से अकाउंट फॉर कर लिया है। अच्छा, इससे रेलेवेंट कोई ऐसी चीज है जो हमारे कैश के अकाउंट में जाए? क्योंकि अब कैश के अकाउंट के ऊपर सही नजर रखनी है आपने कि कैश के अकाउंट में क्या क्या चीजें जानी है। वहां से वो जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है वो भी आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन रहे हैं कि कितने का फ्रॉड हो गया है। अदरवाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी गलत हो जाना है फिर। इसीलिए कैश की ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से देखते रहना।
लेकिन क्या ये फिक्स एसिड क्लियर है सब बच्चों को? आपने 0.5 0.6 कर लिया। अगर हम लोग पॉइंट यहां पे देखें 6 की बात 7 की बात करें, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन थे किस किस चीज के? क्रेडिटर्स के। कि क्रेडिटर्स किसके होंगे? टक शॉप के होंगे। तो यहां से परचेजिज का पता चल जाएगा हमें, टक शॉप की परचेजिज का पता चल जाएगा। अब ओपनिंग क्लोजिंग ये हमारे पास मौजूद क्रेडिटर्स, इसके बाद ओपनिंग 2500, क्लोजिंग अब ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने इनको कितना पे किया उसका पता कहां से चलेगा? बैंक अकाउंट। देखें क्रेडिटर्स के लिए कहीं पे कोई अमाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 18,155, ये यहां पर आ गया कैश, ये बैंक अकाउंट 18। अब इससे रेलेवेंट और कोई बात नहीं है हमारे पास, ये देखें इसको भी टिक कर लें। तो ये परचेजिज, तो परचेजिज कितने की हुई? 189, ये परचेजिज हो गई है हमारे पास। क्लियर? अच्छा अब मेरे पास टक शॉप का ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद है। हाँ, क्या मैं कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर नहीं सकता? भाई बहुत बड़ा ट्विस्ट था यहाँ पर कि उसने आपको सेल्स नहीं बताई, तो इसीलिए उसने आपको यह बता दिया था कि 20% ऑफ सेल्स आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है। ऐसे ही था ना? तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल तो फाइंड हो सकती है ना इसकी, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक कितना? 2300, परचेजेस 18,985 लेस क्लोजिंग 2500 and cost of sale is 18,785 which is equal to 80%. किसमें क्या? अच्छा कौन सी? ओपनिंग एंड फोर club has a tuck shop which earns a profit margin of all sales of tuck shop are made on, तो इसकी जितनी भी सेल्स आनी है हमारे कैश के अकाउंट में चली जानी है। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग ₹500 was destroyed by 5। अब ये 500 का आप लोगों का लॉस है, ऐसे ही है ना? तो उसकी वजह से आपकी परचेजेस कम हो जाएंगी या आप लोग अपना लॉस जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसके अब बैलेंस आपके पास कितना आ जाना है? स्टॉक के लिए, इसके लिए जो आपके पास सेल्स बननी थी वो अमाउंट आपके पास आनी थी कुछ इस तरह से। इस एसेट डिस्पोजल क्रेडिटर स्टॉक शॉप, ये देखें ये परचेजेस को कम कर दिया। ऑलराइट, मतलब वो आपको लॉस हुआ तो आपकी परचेजेस को उसने जाके कम कर दिया, या परचेजेस एज इट इज रहने दें, लॉस को यहाँ पर अलग से रिकॉर्ड कर दें। ओके, लॉस की वजह से माइनस हो जाना है ना, ये 500 आप जाके माइनस कर दें, तो आपके पास ये अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बन जानी है फिर? 18,285। इन शॉर्ट आप इसको आकर अपना लॉस अलग से रिकॉर्ड कर लें। ये देखें लॉस है तो लेस होना है ना, ये लेस कर दो, बस इतनी सी बात।
अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितनी बन गई, 18285। अब ये किसके इक्वल है, 80, तो डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अमाउंट आपके पास आ जानी है सेल्स की। तो देखिए आपकी सेल्स कितनी आ जाएंगी, 228556.25 और मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दें तो ये आपका प्रॉफिट आ जाना है, इनकम आ जानी है जी। कितनी अमाउंट, 4571.75 नहीं आएगा, 0.25। ओके, अब ये देखें ये अमाउंट आपकी सेल्स के अकाउंट में चली जाएंगी और ये जो प्रॉफिट है ये आपकी इनकम बन जाएगा। इनकम फ्रॉम टक शॉप 4571.250। ऑलराइट, मैंने अमाउंट इन 1000 लिखे, ठीक है। और ये जो फायर की वजह से 500 का आपका लॉस हुआ ड्यू टू फायर, ये वो अमाउंट आपके पास आ डन। और कैश का बैलेंस कितना आपके पास आया सेल्स का, 22856.22 यहां पर आ जाएंगी सेल्स। ये नहीं, इधर नहीं, ये तो एसिड का अकाउंट है ना हमारा, इधर सेल्स अमाउंट क्या थी, 228556.25। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अब हमारे बैंक अकाउंट की ये डेबिट साइड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्रेडिट साइड में से भी काफी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखें क्या इंश्योरेंस से रेलिवेंट कोई बात है, एक्सपेंसेस में एज इट इज चली जाएगी। रेंट एंड रेट से रेलिवेंट कोई बात है, 45 यहाँ से 4500 है जो हम लोग पे कर चुके हैं। और रेंट से रेलिवेंट ये देखें हमारे पास प्रीपेड रेंट आ रही हैं, तो इसके लिए अलग अलग से अकाउंट बना के भी इसको अकाउंट फॉर किया जा सकता है, वरना सिंपली प्लस माइनस भी हम लोग इनको कर सकते थे। अब देखें ये हमारे पास रेंट एंड रेट्स प्रीपेड हैं, ओपनिंग कौन से वाला है हमारे पास 168, यहाँ पर 168 आ जाएगा, 175 ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोगों ने पे किया बैंक अकाउंट के थ्रू जी, कितनी अमाउंट पे की, 4200। अब देखें यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट चार्ज करेंगे हम लोग, 4193, ये जाके हम लोग अपने एक्सपेंसेस में चार्ज कर देंगे 4193 रेंट एंड रेट। और इसके अलावा इंश्योरेंस एज इट इज जाके हम लोगों ने लिख दी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट यूटिलिटीज एज इट इज जाएंगी 4365 की। कैश विड्रॉल्स, कैश विड्रॉल क्या जनरल एंट्री की होगी हम लोगों ने, कैश डेबिट, तो जाओ कैश इधर लिखो, बैंक कितना 6120, और यहां से आपने जाकर अपने पास यूटिलिटीज लिख ली और इंश्योरेंस तो लिख चुके हैं पहले ही। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 700, 4365 700 की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब देखिए सिर्फ वो लॉस रहता है और इस लॉस का पता कैश के अकाउंट से हमें चलना है। अब अगर आप लोग देखें क्या हम अपना बैंक अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं,
जी। अब यहाँ पर रहे अमाउंट्स पेड बाय द पेटी कैश, ये भी हम लोगों ने लिख लिया है। एक्सपेंस के तौर पे गए, वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। 20% ऑफ सेल्स वगैरह इनकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके लॉस को भी रिकॉर्ड कर लिया है। फिर 5th पॉइंट भी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, ऐसे ही है ना। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने अभी डिस्कस करनी हो। 6th हो गया, 7th वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही है ना। अब देखिए सब्सक्रिप्शन इनकम जरूर रहती है जो अभी मैंने रिकॉर्ड करनी है इनकम के तौर पर, लेकिन मुझे ये बताएं क्या कैश अकाउंट में जितनी सब्सक्रिप्शन आनी थी वो रिकॉर्ड कर ली है? कैसा नहीं है, कैश अकाउंट में तो कैश अकाउंट को तो क्लोज किया जा सकता है ना। क्या इसमें कोई और एक्सपेंस वगैरह आना है? तो देखें जरा, यहां पर हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है इन टोटल? 42,476.25। अब इसमें से ये वाली अमाउंट्स माइनस करें, इस साइड का टोटल भी बस यही हो गया। ये वाली सारी अमाउंट्स माइनस करें। अब 166 2 पॉइंट, ये लॉस ड्यू टू फ्रॉड है। आपका प्रीवियस अकाउंटेंट इतने पैसे लेके भाग गए हैं, ओके। और ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा 1,662.75। ये देखिए, ऑल राइट। मैंने भी सब्सक्रिप्शन को नहीं सॉल्व किया, याद है तुम्हें? अच्छा, यहां से देखो क्या मेरी इनकम कंप्लीट, इनकम में क्या चीज रह गई? सब्सक्रिप्शन। जब सब्सक्रिप्शन की एक्सपेंसेस का पता चल गया, एक्सपेंसेस का टोटल हो सकता है, इसका टोटल करके रख लेना। अब अगर हम लोग बात करें इधर, क्या मेरे एसिड्स कंप्लीट हो चुके हैं? ये एसिड्स का टोटल, मेरे नेट एसिड्स लायबिलिटीज का टोटल भी तो यही। क्लियर? इतना काम तो कर सकते हो ना। अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने क्या चीज देखनी है? यहां पर ना सिर्फ अपनी लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता हूं। क्या उसने कहीं पर आपको बताया कि भैया आपने कोई एडवांस में अमाउंट रिसीव की हुई है सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट? जब यहां पर गए तो सब्सक्रिप्शन से रेलिवेंट कोई अमाउंट कहीं पर नहीं आई, ऐसे ही है ना। अब यहां पे देखें मेरे टोटल मेंबर्स कितने हैं? 3300 मेरे पास टोटल मेंबर्स हैं। अब यहां पर देखो प्रीवियस ईयर मेरे पास कितनी अमाउंट आ रही है जो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी थी प्रीवियस ईयर, लेकिन इस साल से मैं कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहा हूँ? 10,000 मैं रिसीव कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो फर्स्ट क्वार्टर वाले मेरे वो मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे प्रीवियस ईयर जनवरी फरवरी मार्च में जाके ज्वाइन किया था, ऐसे ही है ना। उन्होंने इस मरतबा दोबारा सब्सक्रिप्शन पे कर दी। ऑल राइट, ये बात समझ आई है? इसी तरह से अगर यहां पर देखें सेकंड में, तो ये नेक्स्ट वाले मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? अब मैंने इन 3300 को ना जरा डिवाइड करना है 4 क्वार्टर्स कि मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर वाले कितने हैं, सेकंड क्वार्टर वाले कितने हैं, थर्ड में कितनों ने ज्वाइन किया और फोर्थ में कितनों ने ज्वाइन किया। अब मैंने इनको जाके देखना है। अब यहां पर अगर देखें मैं इनको डिवाइड, अब मैंने कितनी कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की होगी इनसे, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो। 990 मेंबर्स मेरे पास यहां से आ गए। 8 to 5 मेंबर्स मेरे पास यहां से आ गए। 5500 मेंबर्स मेरे पास यहां से आ गए। सॉरी 515। और 935 मेंबर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन तमाम को मैं ऐड करूं ना, 3300 मेंबर्स मेरे पास बनते हैं। ये बात क्लियर है?
ये बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे देखनी है अपनी क्लोजिंग, अपने पास यहाँ पे मैंने देखनी है अपने पास क्लोजिंग। मेरी टोटल ये अमाउंट मैंने रिसीव कितनी की हुई है, क्या पता है आपको? मैंने कुछ अमाउंट बैंक में रिसीव की थी 19.8, रिमेनिंग 13.2 मैंने यहाँ पे रिसीव की। मैंने टोटल कितनी अमाउंट रिसीव कर ली थी? 33,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरी टोटल इनकम बनती भी तो इतनी है, 3300 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो मेरी टोटल इनकम कितनी बन जाती है? 33,000। अब इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस मुझे 9,000 पे किया हुआ था। मैंने 10,000 तो अभी के लिए रिकॉर्ड किया है, इस साल के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है कि आगे आपने मुझे 10,000 देना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाले हैं, ये जो फर्स्ट वाले हैं, इन्होंने मुझे अगर इस मर्तबा ये अमाउंट पे की है तो इन्होंने कब तक के लिए पे किया? मुझे 31 दिसंबर, पूरे साल के लिए पे की। क्या इसके इनके ऊपर मेरी कोई लायबिलिटी है, मेरा कोई एसेट है? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने मुझे कहां तक की अमाउंट पे की हुई है? नेक्स्ट ईयर मार्च तक की अमाउंट इन्होंने मुझे पे की हुई है। 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक की अमाउंट मुझे पे की हुई है। तो ऐसा नहीं है जैसे 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मैंने इनसे रिसीव की हुई है। क्लियर? तो यहां से 3 मंथ्स की एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये देखें 8250 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, ये बात समझ आई? मैंने ये जो सेकंड क्वार्टर वालों से अमाउंट रिसीव की है, ये मैंने किस डेट को रिसीव किया है? सेकंड क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ। मेरा सेकंड क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल से। ओके, तो बेटा पूरा साल एंड कब जाके होगा? तो अगले 3 महीने मैंने एडवांस में नहीं रिसीव किया होगा 31 मार्च तक, वो 3 मंथ्स एडवांस मैंने यहाँ से लग गए। ओके, अच्छा फिर नेक्स्ट वालों को देखें। 5500 मैंने इसे रिसीव किया पूरे साल के लिए। 5500 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, बेटा कहां से कब तक? 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर 30 जून तक, तो 6 मंथ्स के लिए मैंने इन एडवांस की अमाउंट रिसीव की हुई है। क्लियर? फिर लास्ट वालों को देखें, 9350 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, अब ये नेक्स्ट ईयर 9 मंथ्स मैंने इन एडवांस में रिसीव किया। इन तीनों को ऐड करो, ये आप पर लायबिलिटी है, और इन तीनों का सम आपके पास, तीनों का सम इकट्ठा बताएं मुझे। 11825। क्या ये बात क्लियर? भाई ये जाओ अपनी लायबिलिटी लिखो 11825। क्या आपको ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है? अच्छा, अब जरा यहाँ पे फोकस करो, यहाँ देखो, मैंने अभी तक इनकम को नहीं रिकॉर्ड किया, ना मैंने अभी तक फाइंड किया उसको। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपने एसिड्स का टोटल लिया, वो एसिड्स का टोटल मैंने यहाँ पे रखा, उसमें से अपनी लायबिलिटीज के टोटल को मैंने माइनस किया, तो ये मेरे पास बैलेंसिंग वैल्यू आ गई। यहां तक एग्री करते हो? ये बात समझ आ गई? अब बात रहती है इस सरप्लस की और इस नेट एसिड्स की। तो इस नेट एसिड्स का पता तो मुझे चल सकता है, कैसे? ओपनिंग एसिड्स, नेट एसिड्स की वैल्यू, और वो मुझे क्वेश्चन में एज इट इज वैसे बताई नहीं गई थी, या बताई गई है? नहीं बताई गई। तो मुझे अपने करंट एसिड्स को देखना पड़ेगा, मुझे अपने करंट एसिड्स को देखना पड़ेगा, और करंट लायबिलिटीज को भी देखना पड़ेगा, फिर जाके मेरे पास ये नेट एसिड्स की वैल्यूज आनी है। अब करंट एसिड्स और लायबिलिटीज में फिर से सब्सक्रिप्शन आ जाता है। मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटी भी तो होगी ना,
मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटीज के तौर पर भी तो मेरी सब्सक्रिप्शन होगी। अब वो ओपनिंग लायबिलिटी फाइंड करना इजी है या इनकम फाइंड करना इजी है? अब यहाँ पे सुने, बात सुने, अगर फर्स्ट वालों की हम बात करें, ये कैश अकाउंट क्लियर है ना सब बच्चों को? अब अगर फर्स्ट क्वार्टर वालों की हम लोग बात करें, भाई इनके ऊपर कोई लायबिलिटी वगैरह कुछ नहीं बन रही। लेकिन अगर सेकंड क्वार्टर वालों की इनकम की बात करें, भाई इनकी इनकम जो नेक्स्ट 9 मंथ्स हैं वो आएंगे 10,000 के मुताबिक, और जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वो आएंगे 9,000 के मुताबिक। क्योंकि वो 9,000 प्रीवियस ईयर से इन्होंने 9,000 दिया था ना, कब तक के लिए दिया था? मार्च तक के लिए दिया था। तो इनके फर्स्ट 3 मंथ्स काउंट होंगे 9,000 के मुताबिक, और लास्ट के 9 मंथ्स काउंट होंगे 10,000 के मुताबिक। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इसी तरह सेकंड थर्ड क्वार्टर वालों के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स 9,000 के मुताबिक इनकम, और लास्ट के 6 मंथ्स 10,000 के मुताबिक इनकम आएगी। फिर अगर फोर्थ क्वार्टर वालों को देखें, फर्स्ट के 9 मंथ्स 9,000 के मुताबिक, और लास्ट के 3 मंथ्स 10,000 के मुताबिक इनकी इनकम बनेगी। ऑलराइट, कैसे? ये सारी की सारी फर्स्ट वालों के लिए 9,900, सेकंड वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 825 मल्टीप्लाइड बाय 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये पर एनम था 3/12, एंड 825 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब जरा इसकी इनकम देखो, क्या? 804 3750, मतलब ये क्या अमाउंट आ रही है दोनों को ऐड करके? 804.75 नहीं है मैं, अच्छा ये टोटल अमाउंट आ रही है, ठीक है, 8043750, तो इसको भी इन अमाउंट 1000 लिख लो। अब क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर वालों को देखो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स multiplied by 9,000 multiplied by 6/12, 550 multiplied by 10,000 and multiplied by 6/12। अब इनको ऐड करो, 5,225,000। अब थर्ड को फोर्थ क्वार्टर वालों को देखें, फोर्थ क्वार्टर वालों को कितने हैं टोटल मेंबर्स? 935 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 935 multiplied by 10,000 and multiplied by ये टोटल अमाउंट 8648। अब इन चारों अमाउंट्स को जरा ऐड करो, ये आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम है। चारों अमाउंट्स को जरा फाइंड करें, 318175। क्लियर?
बेटा ये इनकम के तौर पे जाके रिकॉर्ड करते हैं ना, ये देखें 3181750। क्लियर? अच्छा, अब भाई अगर क्लोजिंग लायबिलिटी है, आप एडवांस में रिसीव कर रही हैं, एरियर्स कुछ भी नहीं है, तो बेटा ओपनिंग भी तो लायबिलिटी होगी। हाँ, अच्छा ओपनिंग लायबिलिटी अब कैसे? बेटा ओपनिंग लायबिलिटी 9000 के मुताबिक देखना, ओपनिंग लायबिलिटी 9। अब मेरे लिए ना वो फाइंड करना भी बड़ा सिंपल सी बात है। क्या? फर्स्ट क्वार्टर वालों के लिए कोई मेरी लायबिलिटी नहीं है, सेकंड क्वार्टर वाले टोटल कितने हैं? 825 मल्टीप्लाइड बाय 9000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3/12। फर्स्ट क्वार्टर वालों के लिए कोई लायबिलिटी नहीं, सेकंड वालों के लिए 3 मंथ्स की लायबिलिटी। ओके, ये अगले 3 मंथ्स आगे जाते हैं ना, फिर प्लस कर देंगे 550 मल्टीप्लाइड बाय 9000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 प्लस 935 मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी। अगर ओपनिंग लायबिलिटी देखो कितनी आ रही है, 10642,500, राइट? ये बेटा ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटी है। क्लियर? अब अगर ये ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी जो अभी आपने फाइंड की थी कैश रिसीव, अगर आप इससे अकाउंट बनाएं तो आपको फिर ये वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इनकम ही आ जाएगी इन टोटल। बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अच्छा, अब देखें बेटा नेट एसेट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। नेट एसेट्स कैसे आएंगे? अब ये लायबिलिटी है ना, इसको जरा माइनस में लिख लें, सीक्वेंस के साथ चलते जाएं। ये लायबिलिटी है, इसको जरा माइनस में लिख लें। फिर देखें फर्स्ट पॉइंट में ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पर पहुंचे ओपनिंग में ऐड करें 3700,500, टोटल अमाउंट लेते जाइएगा। एसिड है तो ऐड करते जाएं, लायबिलिटीज हैं तो माइनस करते जाएं। अब इसको ऐड कर लें, यहां से आपको बैंक का बैलेंस मिल गया। फिर आप लोग देखें ओपनिंग WDV ये 28 मिलियन, ये ऐड कर लें। यहां से 300,000 ऐड कर लें कैश का ओपनिंग, और फिर क्रेडिटर्स 2.5 मिलियन ये लेस करें, 168,000 ऐड करें एंड 2.3 मिलियन ऐड कर लें। तो नेट एसेट की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? 21,326। ऑल राइट। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पे जब अपने पास इनकम रिकॉर्ड कर चुका था तो इनकम का टोटल आ सकता था, एक्सपेंसेस का टोटल मैं ऑलरेडी कर चुका था, यहाँ से सरप्लस फंड आया, ये सरप्लस फंड जाकर हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 26 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इस एग्जाम्पल को एक मर्तबा फिर से सॉल्व करना है ताकि इसमें परफेक्शन आ सके। ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।